Okay, good morning all. In this lecture we will discuss demodulation. आज हमें क्या देखना है? आज हमें देखना है demodulation. अब demodulation क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं. पिछले किसी लेक्चर में या पिछले कई लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया है कि कम्युनिकेशन करते हैं बेटा तो एक ट्रांसमीटर होता है, एक क्या होता है रिसीवर. ऐसा मैंने बताया था. कभी भी अगर हमें ट्रांसमिट कर कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट करना होता है या कभी भी अगर हमें कम्युनिकेशन करना होता है तो दो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. कौन से दो एलिमेंट्स की बहुत जरूरत होती है? एक को कहा जाता है वन इज नोन एज ट्रांसमीटर एंड अनदर वन इज नोन एज रिसीवर, है ना. फिर मैंने काफी सारे प्रोसेस आप लोगों को यहाँ पे बताए थे. अच्छा देखो, अगर कभी कोई पूछता है आप लोगों से कि ट्रांसमीटर साइड क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या प्रोसेसिंग की जाती है ट्रांसमीटर साइड में, तो ट्रांसमीटर साइड में क्या क्या प्रोसेसिंग की जाती है? ट्रांसमीटर साइड में किया जाता है मॉड्यूलेशन, है ना. और क्या क्या होता है? फिल्ट्रेशन, मल्टीप्लेक्सिंग, एनकोडिंग, है ना. तो ये जो सारे प्रोसेस होते हैं ना, जैसे मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ. ट्रांसमीटर साइड क्या क्या हो रहा है बेटा? मॉड्यूलेशन हो रहा है ना. और क्या कह सकते हैं हम लोग? फिल्ट्रेशन हो रहा है. और क्या कह सकते हैं? एनकोडिंग हो रही है ना. और अगर जरूरत पड़े तो मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है, एम्प्लीफिकेशन हो रहा है. काफी सारे ये सारे प्रोसेस होते हैं, ये सब ट्रांसमीटर साइड में किए जाते हैं. क्लियर है यहां तक सभी को? ये जो सारे प्रोसेस बेटा मैंने बताया ये सारे कहां किए जाते हैं? ट्रांसमीटर साइड में. ठीक है. तो जो भी प्रोसेस ट्रांसमीटर साइड में किए जाते हैं जस्ट उसका अपोजिट ऑपरेशन रिसीवर साइड में भी किया जाता है. क्लियर है? अगर ट्रांसमीटर साइड मॉड्यूलेशन किया जा रहा है बेटा तो रिसीवर साइड क्या किया जाएगा? रिसीवर साइड हमें डीमॉड्यूलेशन करना पड़ेगा, है ना. ट्रांसमीटर साइड में फिल्ट्रेशन किया जाता है. ट्रांसमीटर साइड में फिल्ट्रेशन के लिए अगर हम लोग बैंड पास फिल्टर का यूज कर रहे हैं तो श्योरली हमें रिसीवर साइड फिल्ट्रेशन के लिए लो पास फिल्टर का यूज करना होगा. ठीक है. वैसे ही ट्रांसमीटर की तरफ, ट्रांसमीटर के साइड अगर हम लोग एनकोडिंग ऑपरेशन कर रहे हैं एट दैट टाइम we can do decoding operation in the receiver side. अगर ट्रांसमीटर के साइड में हम लोग एनकोडिंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो उस समय हम लोग रिसीवर के साइड में डिकोडिंग ऑपरेशन कर सकते हैं. वैसे ही ट्रांसमीटर साइड में मल्टीप्लेक्सिंग होती है तो रिसीवर साइड में डीमल्टीप्लेक्सिंग होती है. ट्रांसमीटर साइड में एम्प्लीफिकेशन हो रहा है तो अगर जरूरत पड़े तो रिसीवर साइड में एटेन्यूएशन का ऑपरेशन किया जाता है. क्लियर बात है यहां तक सभी को? एक चीज हमेशा क्लियर रखिएगा कि ट्रांसमीटर साइड के ऑपरेशन और रिसीवर साइड के ऑपरेशन जस्ट अब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, है ना. अगर ट्रांसमीटर साइड में जो ऑपरेशन किया जा रहा है रिसीवर साइड में जस्ट उसका अपोजिट ऑपरेशन करना पड़ेगा. ठीक है, यहां तक सबको समझ में आई? ठीक है. तो इन्हीं सारे प्रोसेस में से एक प्रोसेस हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. इन्हीं सारे प्रोसेस में से एक प्रोसेस हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. क्या था बेटा वो प्रोसेस? वो प्रोसेस था हमारा मॉड्यूलेशन, है ना. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मॉड्यूलेशन किया था. मॉड्यूलेशन मतलब क्या होता है? मॉड्यूलेशन मतलब होता है कि when we need to generate any modulated signal at that time we are doing modulation operation. अगर हमें मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट करना है तो उस समय हम लोग मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं. ठीक है. अच्छा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल मतलब हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल. क्लियर है आप बात यहां तक समझ में आई? तो कभी भी अगर मुझे हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट करना है तो उसके लिए अगर मुझे मैं मॉड्यूलेशन करूंगा. अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे एक हाई एम्पलीट्यूड का सिग्नल चाहिए, है ना. मेरे पास इनपुट में है मेरे पास 2 वोल्ट का सिग्नल, इनपुट में मेरे पास 2 वोल्ट का सिग्नल और मुझे चाहिए है 10 वोल्ट का सिग्नल, 10 वोल्ट का सिग्नल. तब हम लोग क्या करते हैं? जब हमें एम्पलीट्यूड को इनहांस करना होता है ना बेटा, जब हमें वाई एक्सिस को इंक्रीज करना होता है उस समय हम लोग यूज करते हैं एम्प्लीफिकेशन का, एम्पलीफायर का. बात समझ में आई? जब हमें इसकी फ्रीक्वेंसी को बूस्ट अप करना होता है, जब हमें इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को बूस्ट अप करना होगा, जब हमें इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना होगा तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का हम लोग करते हैं मॉड्यूलेशन ऑपरेशन. ठीक है ना. तो मॉड्यूलेशन ऑपरेशन हम लोगों ने पिछले क्लास में स्टडी किया था. किसका? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हमने स्टडी किया था. हम लोगों ने एक मेथड देखा था जिसके थ्रू हम लोग एएम सिग्नल को जनरेट कर पा रहे थे. उस मेथड का नाम क्या था? अगर आप लोग एक पेज पलटाएंगे तो आप लोगों को वहां पे मेंशन होगा कि फॉर जनरेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल दो टाइप के मैंने मेंशन करवाए थे. एक स्विचिंग मॉड्यूलेशन जो जनरली एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है और दूसरा हमारा स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेशन, है ना. दोनों के दो मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोग कोई भी एएम सिग्नल्स को जनरेट करते हैं.
क्लियर बात। अब अगर हम लोगों ने एएम सिग्नल को ट्रांसमिट कर दिया है तो एएम सिग्नल यहां से होता हुआ आया है रिसीवर की तरफ, है ना। तो रिसीवर के इनपुट में कौन सा सिग्नल होगा बेटा, रिसीवर के इनपुट में एएम सिग्नल होगा। लेकिन रिसीवर को चाहिए क्या, रिसीवर को तो मैसेज से मतलब है। रिसीवर को किससे मतलब है, रिसीवर को मैसेज से मतलब है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिसीवर में हमें एएम सिग्नल को मैसेज सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बात यहां तक सभी को क्लियर है। तो फॉर द कन्वर्जन ऑफ एएम सिग्नल इनटू message signal, we can use demodulation. We can use demodulation for the conversion of AM signal into message signal. We can use demodulation. क्लियर बात यहां तक सभी को, है ना। मैं एक डायग्राम के थ्रू, सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन सबसे पहले आज की क्लास की हेडिंग सभी लोग नोट कर लीजिएगा। आज की क्लास की हेडिंग आप लोग नोट कर लीजिएगा, डीमॉड्यूलेशन। आज की हेडिंग नोट कर लीजिएगा, डीमॉड्यूलेशन ऑफ एएम सिग्नल। डीमॉड्यूलेशन ऑफ एएम सिग्नल, है ना। ये आज की हेडिंग है, सभी लोग नोट कर लीजिएगा, डीमॉड्यूलेशन ऑफ एएम सिग्नल, है ना। अच्छा, इसके बाद एक ब्लॉक बना लीजिएगा, सभी लोग एक ब्लॉक बना लीजिएगा। अगर मैं डीमॉड्यूलेशन कर रहा हूं तो शायद एक ब्लॉक के थ्रू आप लोगों को ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगी। ये ब्लॉक है हमारा डीमॉड्यूलेटर का। किसका ब्लॉक है ये वाला हमारा, डीमॉड्यूलेटर। ये ब्लॉक है हमारा डीमॉड्यूलेटर। This one is AM signal. This one is AM signal. And the output will be message signal. And the output will be message signal. We use ST for the representation of AM signal. We use MT for the representation of मैसेज सिग्नल, है ना। हम लोगों ने ये ही बात स्टार्टिंग से नोटेशन लेते हुए चले कि एसटी अगर लिखेंगे तो एएम सिग्नल होगा, अगर एमटी लिखेंगे तो हमारा मैसेज सिग्नल होगा। अच्छा, एएम सिग्नल मतलब और क्या बोल सकते हैं, एएम सिग्नल मैं कह सकता हूं हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, है ना। एएम सिग्नल को और क्या कह सकते हैं हम लोग, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ओके, मैसेज सिग्नल को और क्या कह सकते हैं बेटा, मैसेज सिग्नल को हम कह सकते हैं लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, है ना। वेरी गुड। और क्या हम लोग नोट कर सकते हैं, एएम सिग्नल को हम लोग कह सकते हैं मॉड्यूलेटेड। ध्यान रखिएगा, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, है ना। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन इसी में आता है। मॉड्यूलेटेड सिग्नल एंड दिस लो फ्रीक्वेंसी और मैसेज सिग्नल इज आल्सो नोन एज लो फ्रीक्वेंसी और मैसेज सिग्नल इज आल्सो नोन एज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। बात आई थिंक सभी को क्लियर हो गई। तो इन सारे बेसिस, इन सारे टर्म्स के बेसिस में मैं डीमॉड्यूलेटर को डिफाइन कर सकता हूं। डीमॉड्यूलेटर इज अ प्रोसेस और डीमॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस through which we can convert modulated signal into modulating signal, ठीक है। या demodulation is a process through which we can convert high frequency signal into low frequency signal। क्लियर है, कोई भी डेफिनेशन आप लोग नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। डीमॉड्यूलेशन का ऑपरेशन बेटा हमेशा ध्यान रखिएगा, डीमॉड्यूलेशन का जो ऑपरेशन होता है ना वो हमेशा रिसीवर साइड में होता है। वो कहां पे होता है हमेशा, वो हमेशा रिसीवर साइड में होता है। डीमॉड्यूलेशन का ऑपरेशन हमेशा रिसीवर साइड में होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, ये सारी चीजें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। डीमॉड्यूलेशन का ऑपरेशन हमेशा रिसीवर में होता है, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे कौन सा मैसेज सिग्नल चाहिए, हम लोग यहाँ पे किस सिग्नल का डीमॉड्यूलेशन के लिए आए हैं, हम लोग यहाँ पे एएम सिग्नल के डीमॉड्यूलेशन के लिए आए हैं। और एएम सिग्नल हमें कहां से मिला है, एएम सिग्नल हमने कैसे जनरेट किया है, तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था फॉर द जनरेशन ऑफ एएम सिग्नल वी यूज अ प्रोसेस नोन एज सिंक्रोनस और स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेशन, है ना। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक मेथड देखा था जिसके थ्रू हम लोग एएम सिग्नल को जनरेट कर रहे थे। वो कौन सा मेथड था, स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेशन, है ना। तो पिछले क्लास में जो हम लोगों ने मेथड पढ़ा था, उसके थ्रू हम लोग ये सिग्नल जनरेट कर लिए हैं, एएम सिग्नल, है ना। अब हमें एएम, इस क्लास में क्या करना है, इस एएम सिग्नल से अगेन मैसेज सिग्नल की तरफ जाना है। क्लियर बात। आई थिंक ये सभी आप लोग नोट कर लिए होंगे जो भी ब्लैक बोर्ड पे मेंशन है। इसकी डेफिनेशन भी नोट कर लीजिएगा जो मैंने अभी बताया था। डिमॉड्यूलेशन एक प्रोसेस होता है, डिमॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच वी कैन कन्वर्ट हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल इनटू लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, मॉड्यूलेटेड सिग्नल इनटू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और वी कैन से बैंड पास सिग्नल इनटू बेस बैंड सिग्नल, है ना। वो तो किसी भी टर्म में मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूं, ठीक है।
तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर द डीमॉड्यूलेशन ऑफ एएम सिग्नल। हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे हमारे पास सिंक्रोनस डिटेक्शन होता है। अच्छा, डिटेक्शन और डीमॉड्यूलेशन दोनों एक ही है ना। कहीं पे अगर डिटेक्शन लिखा होगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, डिटेक्शन हो गया या रिसेप्शन हो गया या डीमॉड्यूलेशन हो गया, सभी एक ही है। ठीक है, ये सभी रिसीवर साइड में, ये सारे ऑपरेशन रिसीवर साइड में होते हैं। ठीक है, डिटेक्शन, रिसेप्शन और डीमॉड्यूलेशन, ये तीनों एक ही चीज के नाम है। किसके नाम है? अगर हम लोग मॉड्यूलेटेड सिग्नल से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को कन्वर्ट कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को ही ये कहा जाता है। इस प्रोसेस को रिसेप्शन भी कह सकते हैं, डिटेक्शन भी कह सकते हैं और डीमॉड्यूलेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके। तो हम लोग एएम सिग्नल के डीमॉड्यूलेशन के लिए बहुत सारे मेथड्स का यूज कर सकते हैं। उनमें से एक पहला मेथड जो हमें आज के लेक्चर में पढ़ना है, दैट इज स्क्वायर लॉ, दैट इज स्क्वायर लॉ डिटेक्शन, है ना। स्क्वायर लॉ डिटेक्शन, या इसको क्या कहा जा सकता है? स्क्वायर लॉ डिटेक्शन, या इसको कहा जा सकता है स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, और क्या कहा जा सकता है? स्क्वायर लॉ रिसेप्शन। कुछ भी नाम आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? तो आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग इसका ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, है ना। इसका ब्लॉक डायग्राम बनाऊंगा मैं, और उसके बाद फिर इसका जो डेरिवेशन है वो आप लोगों को आपके सामने प्रूव करूंगा कि कैसे एम सिग्नल को जनरेट कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? ठीक, तो सबसे पहले बेटा इसका हम लोग ब्लॉक डायग्राम देखते हैं ना। इस डिमॉड्यूलेशन के लिए हम लोग ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। अच्छा, ये तो हमें क्लियर है कि अगर मैं डीमॉड्यूलेशन कर रहा हूं तो डेफिनेटली डीमॉड्यूलेशन में जो इनपुट होगा वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल ही होगा। हम यहाँ पे डीमॉड्यूलेशन ऑफ एएम सिग्नल पढ़ रहे हैं, सो दैट सिग्नल विल बी द एएम सिग्नल, दैट सिग्नल विल बी द एएम सिग्नल और मॉड्यूलेटेड सिग्नल। क्लियर बात? हमने इसको प्रोवाइड कर दिया एक ब्लॉक डायग्राम में, हम लोग इसको प्रोवाइड कर दिया एक ब्लॉक में। इस ब्लॉक का नाम हम देते हैं नॉन लीनियर डिवाइस। इस ब्लॉक का नाम हम लोग दे देते हैं नॉन लीनियर डिवाइस, है ना। और क्या करें अब इसमें? इसके आउटपुट में हम फिर से फिल्टर लगा देते हैं। इसका आउटपुट में फिल्टर लगा दिए, ओके। और यहाँ पे अगर मुझे एक लोड के थ्रू ऑपरेशन लेना है, लोड के थ्रू आउटपुट लेना है, तो मैं एक लोड रेजिस्टेंस ले सकता हूँ। अदरवाइज अगर मैं इसका रिप्रेजेंटेशन नहीं भी करता हूँ तब भी कुछ गलत नहीं है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जो हमारा इनपुट सिग्नल प्रोवाइड किया जा रहा है मैं उसको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ बेटा, है ना। मैं इसको लिख दे रहा हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे एएम सिग्नल। एएम सिग्नल को किससे रिप्रेजेंट किया गया था? एसटी। ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो नॉन लीनियर डिवाइस है इसको कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे एक सप्लाई प्रोवाइड करते हैं ना। बाय यूजिंग दिस सप्लाई वोल्टेज we control this non-linear device, है ना। we control this non-linear device। अच्छा, जो यहाँ पे non-linear device यूज किया गया है ये है क्या? जो यहाँ पे non-linear device यूज किया गया बेटा वो है क्या? ये non-linear device है यहाँ पे डायोड। बात समझ में आई? ये non-linear device क्या है? यहाँ पे डायोड। अब तो हम यहाँ पे डायोड भी बना सकते हैं, मैं यहाँ पे डी भी बना सकता हूँ, अदरवाइज ब्लॉक डायग्राम के थ्रू भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है ना। अच्छा, आप लोगों को एक डाउट आ रहा होगा कि ये जो डायग्राम है और जो हम लोगों ने जनरेशन में पढ़ा था दोनों ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ वहां पे एक मैसेज सिग्नल यूज किया जाता है, यहाँ पे एक कैरियर सिग्नल यूज किया जा रहा था, और एक सबसे बड़ा डिफरेंट, वहां पे हम बैंड पास फिल्टर यूज कर रहे थे, वहां पे हम लोगों ने एलसी फिल्टर यूज किया था। एलसी फिल्टर इज यूज्ड इन द केस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, है ना। और हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं आरसी फिल्टर लो फ्रीक्वेंसी के टाइम में यूज किया जाता है। बात समझ में? इसके आउटपुट को मैं यहाँ पे, इसके आउटपुट को जो यहाँ से तो हमें आउटपुट मिलेगा, तो इसका आउटपुट को मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? इसके आउटपुट को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एमटी से। क्लियर? अच्छा, इसका जो इनपुट है नॉन लीनियर डिवाइस का होता है एसटी हो गया, तो नॉन लीनियर डिवाइस का आउटपुट को मैं एस नॉट टी से मेंशन कर देता हूँ, है ना। तो ये हमारा एक प्रॉपर ब्लॉक डायग्राम आप लोगों का बन जाता है किसके लिए? डीमॉड्यूलेशन ऑफ एएम सिग्नल के लिए। ठीक, इस ब्लॉक की जगह जो मैंने यहाँ पे ब्लॉक बनाया ना बेटा, इस ब्लॉक की जगह अगर आप लोग यहाँ पे डायोड भी बनाते हैं, ऐसा भी बनाते हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत नहीं है, आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस डायोड को हमें वर्क कराना है नॉन लीनियर रीजन में, क्योंकि जो हमारा डायोड है वो दोनों रीजन में वर्क कर सकता है। हम उसके क्वेश्चन पॉइंट को सेट करके, हम उसके सैचुरेशन पॉइंट को सेट करके
अपने डायोड को लीनियर और नॉन लीनियर रीजन में मूव कराते हैं ना, तो उसको उस रीजन में पहुंचाने के लिए ये सप्लाई का यूज किया जाता है, जो हम लोग यहाँ पे इस कंट्रोलिंग वोल्टेज का यूज कर रहे हैं। क्लियर है? तो जल्दी से ये वाला डायग्राम बना लीजिएगा, जल्दी से वाला डायग्राम बना लीजिएगा, फिर मैं सीधे सीधे इसका डेरिवेशन स्टार्ट करता हूँ। जल्दी से वाला डायग्राम बना लीजिएगा सभी, जल्दी से वाला डायग्राम बना लीजिए बेटा। हो गया? हो गया ना? चलो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं इसी का डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम डीमोडुलेटेड सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। डेरिवेशन में करते जा रहा हूँ, डेरिवेशन आप लोग भी साथ में करते रहिएगा, है ना? डेरिवेशन में करते जा रहा हूँ, जहां मुझे लगेगा कुछ बताना है मैं बताते जाऊंगा आप लोगों को। चलिए, हम जानते हैं कि इनपुट सिग्नल है हमारा ST, इनपुट सिग्नल है ST एंड ST इज अ AM सिग्नल। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले जब मुझे अपना डेरिवेशन स्टार्ट करना होगा तो मुझे इस ST की जरूरत पड़ेगी, है ना? ST दैट मींस AM सिग्नल। अब AM सिग्नल आप लोगों को याद होगा क्या? AM सिग्नल कैसा रहता है? AM सिग्नल कैसा रहता है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की क्या डेफिनेशन होती है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच in which the amplitude of carrier signal is converted according to modulating signal, and at that time other parameters that means frequency and phase are constant, है ना? So that it means that the amplitude should be changed, है ना? तो यहाँ पे जो हमारा एम्पलीट्यूड, जो कैरियर सिग्नल का, जो हमारा कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड पहले AC था, वो चेंज होके क्या होता था? AC प्लस MT के अकॉर्डिंग चेंज होता था। यही हमारा AM सिग्नल ऐसे ही कुछ होता था हमारा। अगर आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोग स्टैटिक्स अटेंड कर रहे हैं तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड AC होता था, अब वो AC प्लस MT होता है। इसी को हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं, इसी को हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहते हैं, है ना? तो हम ये सब क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि स्टार्टिंग में हमें इसी की जरूरत है। ठीक है, चलो सॉल्व करते जाते हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लिया? सबसे पहले AC को चलिए कॉमन निकाल लेते हैं ना। AC को कॉमन निकालिए तो यहाँ पे 1 + 1 अपॉन AC इनटू MT कहा मैंने, और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्लोज करके लिखा cos ऑफ 2 पाई FCT, cos ऑफ 2 पाई FCT। अब 1 अपॉन k क्या होता है? 1 अपॉन k मैंने आप लोगों को नोट करवाया था। 1 अपॉन k is known as amplitude sensitivity. Amplitude sensitivity is always inversely proportional to the amplitude of carrier signal, है ना? तो जो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा k है इसको हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी, और ये हमेशा जस्ट अपोजिट होता है किसका होता है? एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल का, है ना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको मैं k कह सकता हूं, तो मैं क्या मेंशन कर सकता हूं? ST = AC 1 + KA into MT। ध्यान दीजिएगा सभी को, सभी लेकिन नहीं तो दिक्कत होगी लास्ट में। cos ऑफ 2 पाई FCT, है ना? तो ये क्या बेटा, जो मैंने अभी जो मेंशन किया है, ये क्या है? ये हमारा एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का इक्वेशन है ना? मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था। आप लोग अपने एग्जाम में डेरिवेशन डायरेक्ट यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, है ना? क्योंकि हमें स्टार्टिंग में इसी की जरूरत है, लेकिन ये कैसे आया था ये सब बताने के लिए मुझे आपको ये बताना होगा, है ना? आप लोग यहां से भी अपने डेरिवेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, हियर MT इज द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और मैसेज सिग्नल, K is the amplitude sensitivity, AC is the amplitude of carrier signal, and this cos 2 pi FCT is the frequency of carrier signal, है ना? And ST represent the amplitude modulated signal। क्लियर बात? चलिए, अब ये जो AC, ये जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, we provide it into non-linear device, and for controlling the region of non-linear device we are using the voltage VB, है ना? इस डायोड के लीनियर और नॉन लीनियर रीजन को कंट्रोल करने के लिए VB का यूज कर रहे हैं। और मैंने बताया था आप लोगों को कि जब हम नॉन लीनियर रीजन की बात करते हैं ना, when any diode works in non-linear region, जब हमारा कोई भी डायोड नॉन लीनियर रीजन में वर्क करता है, so at that time the relation between
इनपुट एंड आउटपुट विल बी, इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या रिलेशन होता है? जब हमारा कोई भी डायोड नॉन लीनियर रीजन में वर्क करता है तो उस समय इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या रिलेशन होता है? क्या होता है भाई? इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या रिलेशन होता है? जब हमारा कोई भी डायोड नॉन लीनियर रीजन में वर्क करेगा तो इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या रिलेशन होता है? अगर आप लोग पिछला लेक्चर अटेंड किए हैं तो आप लोगों को सीधे याद होगा, सीधे सीधे याद आ जाएगा इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या रिलेशन मैंने बताया था कि जो भी हमारा आउटपुट होगा, जो हमारा आउटपुट होगा वो क्या होता है? ए, ऐसा कुछ बताया ना मैंने, ए इनटू इनपुट, ये हमारा ए क्या है? कांस्टेंट है ये सब, बी इनटू इनपुट का स्क्वायर प्लस सी इनटू इनपुट का क्यूब प्लस डी इनपुट की पावर 4 एंड सो ऑन। बताया था ऐसा मैंने आप लोगों को, है ना? तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, ध्यान रखिएगा इस चीज को कि अब हम लोग क्या लिख रहे हैं, जो भी हमारा नॉन लीनियर डिवाइस में जो भी हमारा इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, तो जो भी हमारा नॉन लीनियर डिवाइस जो हमारा डायोड था उसका जो आउटपुट था उसको हमने रिप्रेजेंट किया है S0t से, और जो हमारा इनपुट है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है ST से। क्लियर बात? तो S यहाँ पे इनपुट की जगह हम लोग प्रॉपर मेंशन करते हैं ST, और आउटपुट की जगह हमने मेंशन कर दिया S0t, तो मैं यहाँ पे लिख दिया इसको। अच्छा, इसके बाद का टर्म अगर आप लोग लेते हैं तब भी अच्छी बात है, अगर आप लोग नहीं लेते हैं तब भी अच्छी बात है, क्योंकि इसका हमें यूज करना ही नहीं है अभी, है ना? हमें ये जो क्यूब वाला जो भी ऑपरेटर है इसका यूज की जरूरत ही नहीं है ना? तो अगर आप लोग इसको यहाँ पे लेते हैं तब भी ठीक है, अगर नहीं लेते तब भी ठीक है, क्योंकि जब लोग क्यूब करते हैं तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a प्लस b से जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी है उसमें इतना ज्यादा चेंजेस आ जाता है कि जो भी वो हमारी फिल्ट्रेशन रेंज होती है, फिल्ट्रेशन रेंज से बाहर हो जाती है ना? इसके लिए इसलिए उसका यूज करना है तब भी ठीक है, अगर आप लोग नहीं करेंगे तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? चलिए, अब क्या किया जा सकता है? अब क्या किया जा सकता है यहाँ पे? अब जो भी हमारा ST की वैल्यू है, ST क्या होता है? ST इज द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो जो भी ST है, ST को यहाँ पे पुट अप करेंगे और हम इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, बस इतना ही करना है। तो S0t इक्वल्स टू a इनटू, अब हम लोग वैल्यू को पुट अप करते जाते हैं, क्या है हमारी AC, है ना? तो ज्यादा अच्छा ये होगा कि मैं सीधे यहीं पे ब्रैकेट ओपन कर दूं ताकि यहाँ पे मुझे ज्यादा दिक्कत ना हो। तो अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं तो क्या हो जाएगा? AC cos 2 pi FCT, AC cos of 2 pi FCT plus AC into KA into MT cos 2 pi FCT, cos 2 pi FCT। देख लीजिए, सही है? AC cos 2 pi FCT, AC KA MT, AC KA MT cos 2 pi FCT, AC KA MT cos 2 pi FCT। ठीक है, ये हमने पहले टर्म को रिप्रेजेंट किया। वैसे अगर मैं इसकी तरफ जाऊं तो इसके लिए हम लोग कैसा यूज करेंगे? स्क्वायर कर देंगे इसी टर्म। सो वी कैन राइट इट एज AC cos of 2 pi FCT plus AC KA into MT और cos 2 pi FCT का फुल स्क्वायर कर सकते हैं सर, है ना? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो हमारा ए वाला जो साइन है, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आगे और क्या होगा? देखिए, जब ऊपर वाले का हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, आप लोग इसको अलग से करिएगा, मैं यहीं पे बता रहा हूँ। जब हम लोग ऊपर वाले स्टेटमेंट में ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जो कांस्टेंट है ए वो इसके साथ भी आ जाएगा, साथ ही साथ जो हमारा कांस्टेंट है ए वो हमारा इसके साथ भी आ जाएगा। क्लियर? सिर्फ मुझे क्या करना है? मुझे नीचे वाले को एक्सपांड करना है, अच्छे से नीचे वाले को एक्सपांड करते हैं क्योंकि सबसे जरूरी यही है। एक्सपांड करते हैं a into AC cos of 2 pi FCT, cos of 2 pi FCT a into AC into KA। आप लोग साथ में डेरिवेशन करते जाइएगा, है ना? आप लोग साथ में डेरिवेशन करते जाइएगा और बीच बीच में एक दो लाइन के बाद अपने डेरिवेशन को यहाँ से मैच करते जाइए आप लोग, क्योंकि ये पूरा मैथमेटिकल ऑपरेशन है। AC प्लस प्लस। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे a प्लस बी के फॉर्म में, a प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, सो a प्लस बी स्क्वायर मींस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना? तो जब इसको सॉल्व करूंगा
जब यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर दैट मींस दिस इसका स्क्वायर, b स्क्वायर दैट मींस इसका स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर दैट मींस b स्क्वायर into ac स्क्वायर into this cos स्क्वायर into 2 pi f ct, ध्यान रखिए सभी, है ना, प्लस b स्क्वायर दैट मींस पीछे वाले टर्म का स्क्वायर, तो b into AC b square into AC square into k square into m square b into cos square 2 pi f ct। क्लियर है। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो हो गया, अब 2ab भी तो होता है, देन 2 एक को नोट कर लेते हैं, AC cos ऑफ 2 pi f ct। क्लियर बात, 2b AC cos 2 pi f ct। नाउ जो AC है ना, AC को भी सामने अगर हम लोग ले आते हैं, AC को भी सामने ले आते हैं तो हम लोग इसको AC into KA into MT साथ में नोट कर लिए। अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग cos 2 pi f ct का स्क्वायर, है ना, क्योंकि जब हम लोग 2ab करेंगे तो यहाँ पे भी cos 2 pi f ct है, यहाँ पे भी cos 2 pi f ct है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो cos स्क्वायर 2 pi f ct हो जाएगा। क्लियर बात, नोट कर लीजिएगा यहाँ तक सभी, यहाँ तक सभी नोट कर लीजिएगा, यहाँ तक जो भी हमारा ऑपरेशन हुआ। हो गया, चलिए आगे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। और चलिए इसको कुछ है ना इजी करने के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ बताता हूँ, ताकि इतना ज्यादा जो भी हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन आगे करेंगे हम कुछ टर्म को यही कैलकुलेट कर देते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि after passing through the non-linear device the signal is provided to a low pass filter, है ना। तो जब हम लोग इस सिग्नल को लो पास फिल्टर में प्रोवाइड करते हैं तो हम लोगों ने जो भी लो पास फिल्टर यहाँ पे यूज किया, ध्यान दीजिएगा, जो भी हमने लो पास फिल्टर यूज किया बेटा डीमॉड्यूलेशन के केस में, इट ओनली पासेस द फ्रीक्वेंसी बिलो द एफएम हर्ट्ज, है ना। ये हम जो भी हम लोगों ने लो पास फिल्टर यूज किया है रिसीवर में, वो सिर्फ एफएम हर्ट्ज या उससे लो फ्रीक्वेंसी को ही पास होने देती है। क्लियर बात, तो जो टर्म्स अभी से मुझे क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उसको मैं यहीं से एलिमिनेट कर देता हूं ताकि मुझे आगे ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े, है ना। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, जैसे ये टर्म जो है इसके साथ अब कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी स्क्वायर क्यूब या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी नहीं है ना। तो मैं इसको यहाँ पे देख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये जो हमारा पहला वाला टर्म है इसकी फ्रीक्वेंसी है fc and fc is the frequency of carrier signal, fc is the frequency of carrier signal। तो जब भी हम लोग कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बात करते हैं तो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हमेशा मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से, कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हमेशा मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है। तो क्योंकि कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, इसमें ये तो क्लियर है बेटा कि ये हमारी इस फिल्टर की रेंज के बाहर जाएगी, तो हम इसको सीधे सीधे यहीं से एलिमिनेट कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि मैं यहां से जितने टर्म अवॉइड कर सकता हूं मैं अवॉइड कर दूं। क्लियर है। अच्छा, एक आप यहाँ पे और चीज देख सकते हैं, ये वाला जो आपका सेकंड वाला जो टर्म है, जब हम इसको आगे और एक्सपांड करना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको आगे और एक्सपांड करना चाहूंगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस एम्प्टी को मैं इन फॉर्म ऑफ कॉस कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो हम जानते हैं कि एम्प्टी इज अ मैसेज सिग्नल एंड इट इज इक्वल्स टू am cos 2 pi fmt। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, mt इक्वल्स टू am cos 2 pi fmt। मैं फिर से यहां पे लिख देता हूं am cos of 2 pi fmt, ये तो हमारा मैसेज सिग्नल,
है ना। तो जब मैं इसको इस इक्वेशन को देखता हूं तो यहाँ पे मेरे पास दो cos के टर्म आ जाएंगे, cos 2 pi fmt मल्टीप्लाइड विद cos 2 pi fct। तो ये यहाँ पे cos a cos b के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो cos a cos b इक्वल्स, और अगर मैं यहाँ पे डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देता हूँ तो ये 2 cos a cos b के फॉर्म में आ गया। एंड 2 cos a cos b इक्वल्स टू cos a plus b plus cos a minus b। तो जब cos a plus b करेंगे तो द न्यू फ्रीक्वेंसी विल बी fc plus fm, एंड व्हेन वी डन द a minus b देन न्यू फ्रीक्वेंसी विल बी fc minus fm। तो हमें यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसी मिल रही है, fc plus fm एंड fc minus fm। इसका मतलब अगर एक फ्रीक्वेंसी fc यहाँ पे है तो हमें एक फ्रीक्वेंसी बैंड यहाँ पे मिलेगा fc minus fm, और एक फ्रीक्वेंसी बैंड मुझे यहाँ पे मिलेगा fc plus fm। तो आप लोग यहाँ से सीधे देख सकते हैं कि ये वाली जो फ्रीक्वेंसी बैंड है ये भी हमारे फिल्टरिंग रेंज से बाहर जा रही है। क्लियर। और क्योंकि ये भी हमारी फिल्टरिंग रेंज से बाहर जा रही है तो मैं सीधे सीधे इसको भी यहाँ से एलिमिनेट कर सकता हूँ, मुझे इसको भी आगे मैथमेटिकली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग अभी कॉपी में करना है तो आप लोग पूरे टर्म को इंडिविजुअली अलग अलग मेंशन कर सकते हैं, है ना। लेकिन मैं आप लोगों को सीधे यहाँ पे डायरेक्ट ही बता रहा हूँ कि कौन कौन से टर्म को मैं ऐसे सीधे देख के ही एलिमिनेट कर सकता हूँ। मैथमेटिकली आपको सॉल्व करना है तो सारे टर्म्स को आप इंडिविजुअली लीजिए, पूरा मैथमेटिकली ऑपरेशन कीजिए, तब आप लोग उसको हटाइएगा, है ना। लेकिन समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आप लोग देखिए b स्क्वायर ac स्क्वायर, अच्छा ये वाला एग्जाम आया है। अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो मैं डायरेक्ट इसके साथ अभी कोई ऑपरेशन नहीं कर सकता, है ना। चलिए ये तीन टर्म के साथ तो मैं भी सीधे सीधे कोई ऑपरेशन नहीं कर सकता, ऊपर के दो टर्म तो मैं देखते के साथ कैंसिल कर सकता हूँ। ये बाकी के तीन टर्म मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि इसकी फ्रीक्वेंसी, नई फ्रीक्वेंसी कितनी आती है। बात यहाँ तक क्लियर है सभी को? क्लियर है यहाँ तक कि मैंने ये दो टर्म क्यों कैंसिल कर दिए? क्योंकि वो हमारी फ्रीक्वेंसी फिल्टरिंग रेंज से बाहर जा रहे थे। तो अब मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके अब अपने इक्वेशन को कैसे लिख पा रहा हूँ, b स्क्वायर इनटू ac स्क्वायर। हाँ अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक आया हमारा cos स्क्वायर 2 पाई fct, दैट मींस ये cos स्क्वायर थीटा के टर्म में है। व्हाट इज द फार्मूला फॉर cos स्क्वायर थीटा? cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। क्लियर। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बाई 2 है तो ये हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 कर लिए, और 1 प्लस cos 2 थीटा होता है तो 2 पाई fct का ये क्या हो जाएगा, 4 पाई fct, है ना। अगर आप लोगों को और मैं थोड़ा समझने की उसमें बताऊं तो मैं यहाँ पे इसको 2fc कर सकता हूँ। 2 पाई को अगर मैं कॉमन निकालूं, अगर मैं यहाँ पे 2 पाई को कॉमन निकालूं तो मैं यहाँ पे 2fc कर सकता हूँ, ऐसा भी लिख सकता हूँ, तभी तो यहाँ पे 4 पाई fct होगी। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं फ्रीक्वेंसी को आप लोगों को इंडिविजुअली बता सकूं कि फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ रही है, घट रही है, या उसमें क्या चेंज आ रहा है ना। तो ये वाले टर्म को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। क्लियर बात। चलिए अब नीचे वाले टर्म की तरफ आते हैं, ये वाले टर्म को सॉल्व करते हैं। इस वाले टर्म को सॉल्व किए तो ये क्या हो गया, b स्क्वायर ac स्क्वायर b स्क्वायर ac स्क्वायर और ka स्क्वायर भी है, और साथ में m स्क्वायर t भी है। m स्क्वायर t को अभी मैं सॉल्व नहीं करता, पहले बाकी को देख लेता हूं। अब यहां से फिर से देखिएगा, cos स्क्वायर 2 पाई fct, cos स्क्वायर 2 पाई fct इज इन द फॉर्म ऑफ cos स्क्वायर थीटा। सो इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, 1 plus cos 2 थीटा बाय 2। So new frequency will be 1 plus cos of 2 pi into 2fct। क्लियर बात। वैसे ही अगर मैं नीचे की तरफ जाऊं, एक टर्म और मेरा बच रहा है, ये वाला टर्म मेरा बच रहा है। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2b into ac into ka into mt। इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो ये भी हमारा डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाइड बाय 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, फॉर्म अकॉर्डिंग टू जो हमारा मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था। सो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 पाई into 2fc। क्लियर बात। कोई दिक्कत किसी को भी, कुछ भी दिक्कत हो तो बताइए, है ना। तो ये जो हमारा इक्वेशन था उसको जब हम लोगों ने आगे एक्सपांड किया तो आगे हमें ये तीन इक्वेशंस मिल रहे हैं। सभी को आगे दिख रहा होगा कि आगे हम ये तीन इक्वेशन मिल रहे हैं। बी और एसी का कहां छूट गया, बी और एसी का? हाँ यहां पे बोल रहे हैं आप लोग बी और एसी का। सर बी और एसी का भी स्क्वायर होगा, बी और एसी का तो स्क्वायर किया है हमने, और लास्ट में यहाँ पे तो हम लोग 2ab लगाए ना बेटा, 2ab का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है। a स्क्वायर b स्क्वायर था तो a की जगह हमने स्क्वायर कर दिया, b का हमने पूरा स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पे 2ab है तो क्योंकि 2ab है तो यहाँ पे स्क्वायर कहाँ से आएगा, यहाँ से तो स्क्वायर नहीं आना चाहिए। p नॉट प्लस a प्लस b लगाने के बाद मल्टीपल होगा,
इक्वेशन ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन ठीक है यहाँ पे। अभी कुछ दिक्कत होगी तो आप लोग बाद में एक बार बात कर लेंगे हम लोग, ठीक है, इसके रिगार्डिंग। तो ये हमारा कुछ ना कुछ एक एक्सपांशन एक्सपांड का फॉर्म आया, एक्सपांडेड फॉर्म है ना। ये a प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्म था बेटा, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो जहां पे a स्क्वायर होगा वहां पे हमें सारे एम्पलीट्यूड को स्क्वायर करना होगा, b स्क्वायर है तो उसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, लेकिन 2ab में जब कुछ कॉमन है ही नहीं तो क्यों स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे फिर से हम देख रहे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज देखिएगा, ये जो बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बाई 2 है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब वो बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, अच्छा, वो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो नई फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो हमारी 4 पाई एफसीटी है, एंड द 4 पाई एफसीटी की जो रेंज होती है वो डेफिनेटली एफएम की रेंज से बाहर होगी। तो हम लोग सीधे सीधे जो पीछे वाला टर्म है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। तो अगर मैं पीछे वाले टर्म को डायरेक्टली एलिमिनेट कर रहा हूँ तो s नॉट t इक्वल्स टू सिर्फ ये सामने वाला जो कांस्टेंट है उसको मैं सेट कर रहा हूँ, सामने वाला जो कांस्टेंट है b स्क्वायर ac स्क्वायर बाय 2, क्योंकि जब bc b स्क्वायर ac स्क्वायर बाय 2 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो bc स्क्वायर ac स्क्वायर बाय 2 होगा, जब पीछे वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा b स्क्वायर ac स्क्वायर बाय 2 इनटू ये वाला टर्म होगा। लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी क्योंकि बाहर जा रही है तो पीछे वाले टर्म को ऑलरेडी हम लोग कैंसिल आउट मान देंगे। वैसे ही यहाँ पे भी ये वाला जो टर्म जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। जब हम लोग पीछे वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी एफसी रेंज के बाहर है तो ये ऑटोमेटिकली ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सीधे सीधे जो सामने वाला टर्म है वही हमें मिलेगा बस। तो सामने वाला टर्म क्या मिल रहा है मुझे, बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर के ए स्क्वायर इनटू एल स्क्वायर टी बाई 2, है ना, क्योंकि इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया पीछे वाले टर्म तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गया। क्लियर। वैसे जो लास्ट वाला टर्म है इसमें 2 पाई एफसीटी, लेकिन सामने कांस्टेंट है, तो क्योंकि सामने कांस्टेंट है तो सामने वाला टर्म तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो सामने वाला टर्म क्या हो गया, v ac k mt, ये हमारा सामने वाला टर्म हो गया। क्लियर बात, सभी को समझ में आया था, कोई दिक्कत किसी को भी, ठीक, ओके। अब यहाँ पे और मैं देखता हूँ कि अब यहाँ पे तो इस टर्म के साथ ध्यान दीजिए सभी, इस टर्म के साथ कोई भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट नहीं है। फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट दैट इज अ टर्म दैट कंसिस्ट फ्रीक्वेंसी सच एज 2 पाई एफसीटी और 2 पाई एफएमटी। इस टर्म के साथ में कोई भी 2 पाई एफसीटी 2 पाई एफएमटी का कोई भी टर्म नहीं है। दैट्स व्हाई दिस टर्म इज नोन एज डीसी टर्म, this term is known as DC term. There are the two terms such as this one, first one and the second one. लेकिन यहाँ पे मैं देखूंगा, यहाँ पे ये है m square t, है ना, m square t वाला एक टर्म यहाँ पे आया है, तो इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, जब हम लोग फिल्टर से पास करते हैं बेटा तो जो हमारे डीसी टर्म होते हैं ना, फिल्टर से वो डीसी टर्म भी सारे सेपरेट हो जाते हैं। जो हम लोग फिल्टर से पास करते हैं तो जो हमारे डीसी टर्म है वो भी सब हट जाता है। तो क्योंकि ये डीसी टर्म है तो इसको भी मैं डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकता हूँ। आगे मैं सिर्फ स्टार्टिंग के लास्ट के 2 टर्म लेके चलता हूं। तो मैं जब पहले टर्म का एलिमिनेट किया तो ये ac स्क्वायर हो गया, ये ac स्क्वायर हो गया, ये हमारा ka स्क्वायर हो गया। अब देखिए बाय 2 लिख देते हैं। अब देखिए वो mt स्क्वायर आया। mt मतलब हमें पता था am cos ऑफ 2 पाई fm t। क्लियर बात, आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जब मैं स्क्वायर करूंगा तो am का स्क्वायर हो जाएगा और cos स्क्वायर 2 पाई fct हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को भी, ठीक है। फिर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हो गया b into ac into ka into mt। ध्यान दीजिए, मैं बहुत बड़ा बड़ा लिख रहा हूं इसको ताकि कैसे कैसे कैंसिल आउट कर रहा हूं आप लोगों को इजीली अच्छे से समझ में आए, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया कि कैसे क्या हुआ, ठीक है। अब इसके बाद का क्या ऑपरेशन होगा, ध्यान दीजिए, इसके बाद का क्या ऑपरेशन होगा सभी नोट कर लीजिएगा। ये वाला जो भी मैंने एक्सपांशन नोट किया सभी नोट कर लीजिए। अब ये फिर से स्क्वायर वाले टर्म में आ गया है। तो हम जानते हैं जब हम लोग स्क्वायर को सॉल्व करते हैं, जब हम लोग स्क्वायर को सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, b स्क्वायर इंटू ac स्क्वायर इंटू ka स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अच्छा, पीछे वाले टर्म आए am स्क्वायर को भी बाहर निकाल देते हैं, ज्यादा अच्छा ये होगा। am स्क्वायर को भी बाहर निकाल देते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा,
अब यहाँ पे आया है cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा में पता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, तो ये जो 2 पहले से अब ये 4 हो जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा है तो 1 प्लस cos ऑफ 2 पाई 2 एफएमटी, दैट इज मैं कह सकता हूँ 4 पाई एफएमटी। क्लियर बात, आई थिंक कोई किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। और जो नीचे वाला टर्म था, जो सेकंड वाला टर्म था, वो हमारा क्या हो जा रहा है, b इंटू ए सी इंटू के ए इंटू एम टी की वैल्यू को पुट डाउन करते हैं, एम टी की वैल्यू को पुट करते हैं तो या cos ऑफ 2 बाई एफ एम टी। क्लियर बात, ठीक। अब अगर जब मैं फिर से ब्रैकेट ओपन करूंगा तो आप देखेंगे जो हमारा सेकंड टर्म है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, सेकंड टर्म की फ्रीक्वेंसी आ रही है हमारी 2fm। सेकंड टर्म की फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है बेटा, 2fm। और जो भी हमारी 2fm फ्रीक्वेंसी होती है, जो हमारी 2fm हमने फिल्टर, हमारे फिल्टर किस रेंज का है, हमारा फिल्टर तो 0 से लेकर fm रेंज का है ना। तो जो 2fm होगी वो डेफिनेटली fm से तो ग्रेटर ही होगी, तो जो हमारा सेकंड वाला टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बात समझ में। अब जो पहला वाला टर्म जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो जो पहला वाला टर्म रहेगा इसके साथ तो कोई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है ही नहीं, क्योंकि कोई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट नहीं है तो ये ऑलरेडी डीसी कंपोनेंट हो गया। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है, हमें ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, जब मैं इस ये सबको फिल्टर से पास कर रहा हूं ना बेटा, जब पूरा ये फिल्ट्रेशन से पास हो जाता है तो जो हमारा एसटी है, जो हम जब पूरा फिल्ट्रेशन हो जाता है, जितने टर्म्स को एलिमिनेट करना है एलिमिनेट हो जाते हैं, तब जो हमारा एस नॉट टी है अब वो कन्वर्ट हो जाता है एंटी बैटनेस मैसेज सिग्नल। तो हमारा मैसेज सिग्नल क्या हो जाएगा, मैसेज सिग्नल क्या हो जाएगा, के ए इनटू ए सी इनटू ए एम इनटू कॉस ऑफ 2 पाई एफ एम टी। अब अगर यहाँ पे आप लोग k को देखेंगे तो आप लोग जानते हैं कि k इज नथिंग बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ac। सो अगर मैं यहाँ पे k a की जगह ac रखता हूँ तो ac और ac आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड द इक्वेशन विल बी 2 पाई fmt। तो यहाँ पे mt इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, mt इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, b इनटू am cos ऑफ 2 पाई fct। या मैं कह सकता हूं ये जो है ये है हमारा मैसेज सिग्नल। आप लोग अगर ध्यान होगा तो मैसेज सिग्नल के मैसेज सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, am cos 2 pi fmt होता है ना। मैसेज सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, am cos 2 pi fmt। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए am cos 2 pi fmt हो गया, है ना। b multiplied this, b is the constant, this b is nothing but a constant। तो ये जो हमारा इक्वेशन है ये है हमारे जो भी स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर के आउटपुट में, जो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से कह रहा था कि स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेशन के आउटपुट में क्या मिलता है, एक मैसेज सिग्नल मिलता है। क्यों, क्योंकि डीमॉड्यूलेशन का ऑपरेशन ही ऐसा होता है, डीमॉड्यूलेशन की वर्किंग ही ऐसी होती है कि उसके इनपुट में मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है और उसके आउटपुट में मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है। तो बाय यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने चेक कर लिया कि कैसे हम लोगों ने कैसे इसके आउटपुट में हमें मैसेज सिग्नल मिलता है। सो दिस वन इज ऑल अबाउट द ऑपरेशन ऑफ डीमॉड्यूलेशन एंड इट्स अ डेरिवेशन, है ना। ये उसका ऑपरेशन हो गया, ये उसका डेरिवेशन हो गया। ध्यान रखिएगा बेटा, इसको अच्छे से कीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो आप लोगों को मैं एक चीज और सजेस्ट करूंगा, कि जब हम लोग कोई भी फ्रीक्वेंसी टर्म बनाते जाएंगे, जैसे मैं आप लोगों को अभी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बना के बता रहा था ना कि ये देखिए एफएम फ्रीक्वेंसी है, नई फ्रीक्वेंसी हमारी एफसी है, यहाँ पे हमारी 2fm फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो 2fm फ्रीक्वेंसी है वो इससे ग्रेटर, एफएम से ग्रेटर है, तो ये इस रेंज के बाहर है। तो आप लोग भी हर एक इक्वेशन के बाद में अगर अपने ग्राफ बना के अगर उस चीज को एलिमिनेट करेंगे कि जो हमारे 2fm है वो हमारे fm से ग्रेटर है, इसलिए हम उसको एलिमिनेट कर रहे हैं, तो ज्यादा ये एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा, है ना। अगर आप लोग बताते जाएंगे प्रॉपर कि हम उस इक्वेशन को, हम उस टर्म को क्यों एलिमिनेट कर रहे हैं, बिकॉज इट इज डीसी टर्म और इट्स फ्रीक्वेंसी इज द हायर देन द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फिल्टर, हम लोग उसको क्यों अवॉइड कर रहे हैं। अगर आप लोग डायग्राम के थ्रू, फ्रीक्वेंसी डोमेन स्ट्रक्चर के थ्रू अगर आप लोग उसको बताएंगे तो ज्यादा अच्छा ये रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आई थिंक ये हमारा डीमॉड्यूलेशन का जो टॉपिक है ये आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। इसको एक बार कीजिएगा, 2 बार कीजिएगा, डेफिनेटली आप लोगों से बनने लगेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि जैसे जैसे मैं करते जा रहा था मैं आप लोगों को बता रहा था कि एफसी से ग्रेटर है 2fc से ग्रेटर है 2fc फ्रीक्वेंसी, एफएम से ग्रेटर है 2fm फ्रीक्वेंसी, इसलिए वो उसमें अवॉइड हो रहा है। तो ये सारे टर्म्स को बहुत ध्यान दीजिएगा, है ना, क्योंकि जो जब हम फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड और भी कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे ना तो उसमें भी कुछ ऐसे होगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिए होंगे और आपको बोल दिया जाएगा कि वी नीड टू पास दिस इक्वेशन इन सर्टेन फिल्टर हुज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज दिस वन, है ना। उसको इस फिल्टर के से पास करेंगे जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ये है, तो आउटपुट में क्या है।
है ना। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट होती है जो हमारी फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। आपको कोई भी इक्वेशन दे दे, अगर यहाँ पे आपको एफएम और एफसी की जगह कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे देते ना, सपोज आपको एफसी बोल देता 1 मेगाहर्ट्ज और एफएम बोल देता 1 किलोहर्ट्ज, और आप लोगों को बोल देता कि जो हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो हमारी है 1 किलोहर्ट्ज, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारी 1 किलोहर्ट्ज, तो 1 किलोहर्ट्ज के आसपास में कौन से साइड बैंड्स आएंगे, तो ये सब आप लोगों को तब समझ में आएगा जब आप लोग प्रॉपर इसके फ्रीक्वेंसी डोमेन स्ट्रक्चर को बनाते बनाते चलेंगे। ठीक है, आई थिंक ये सब क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में एक और मेथड होता है। जैसे आज की क्लास में हम लोगों ने क्या किया, आज की क्लास में हम लोगों ने डीमॉड्यूलेशन का पहला मेथड पढ़ा, उसका नाम क्या है, स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, मॉड्यूलेशन में भी हमने यही पढ़ा था, स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेशन। क्यों दोनों का नाम स्क्वायर लॉ है, क्योंकि दोनों में हम लोग एक एलिमेंट का यूज करते हैं दैट इज नॉन लीनियर डिवाइस, और वो स्क्वायरिंग वाला ऑपरेशन प्रोवाइड कर रहा था। दैट्स व्हाई ये दोनों ऑपरेशन का नाम स्क्वायर लॉ है। मॉड्यूलेशन साइड में मॉड्यूलेशन है, ट्रांसमीटर साइड में इसका नाम मॉड्यूलेशन है, रिसीवर साइड में इसका नाम डीमॉड्यूलेशन है। तो जब हम लोग बहुत सारे डेरिवेशन कर लेंगे ना तो कंफ्यूज मत होइएगा, हमेशा ध्यान रखना स्क्वायर लॉ अगर की बात किया जा रहा है तो हमेशा नॉन लीनियर डिवाइस वाला डेरिवेशन होगा। क्लियर बात है यहाँ तक। स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेशन, स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेशन दोनों हम लोगों ने स्टडी किया है। इसका एक मेथड और होता है, उसको कहते हैं सिंक्रोनस डीमॉड्यूलेशन। एक और मेथड होता है जिसके थ्रू हम लोग एएम सिग्नल को रिसीवर में जनरेट कर सकते हैं, डीमॉड्यूलेट कर सकते हैं, और भी कुछ कुछ मेथड्स होते हैं। तो अगली क्लास में हम लोग उन्हीं मेथड्स में से किसी एक मेथड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। कुछ भी दिक्कत होगी तो आप लोग कभी भी पूछ सकते हैं मुझसे। तो अभी आप लोग चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस दे दीजिएगा और साथ ही साथ गूगल फॉर्म भी सबमिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।